in the last lecture, as we discussed profit in lieu of salary, and under that, as we made a reference of the taxability of retirement benefits, and we discussed that why it is the part of the retirement benefits are the part of profit in lieu of salary. So separately we will discuss, and this is the most important part of this chapter under the head salary. देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये रिटायरमेंट क्या चीज है? रिटायरमेंट का मतलब है यहाँ पे सुपर एनुएशन. देखिए दो बातें हैं सुपर रिटायरमेंट के लिए. एक है कि स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट, एक होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट. पर आजकल जो है वो स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट हो चुकी है कि जैसे ही उसकी एज कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम उसको बोलते हैं हम सुपर एनुएशन एज. सो ऑन रिटायरमेंट एन एम्प्लॉय नॉर्मली रिसीव सर्टन रिटायरमेंट बेनिफिट्स and such benefits are taxable under the head salaries as profits in lieu of salary in section 17 subsection 3. ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि why it is a part of the profit in lieu of salary which is known as the retirement benefits. However, in respect of some of them, exemption from taxation is granted under section 10, either wholly or partially. And these exemptions are, आपको याद होगा कि जब हम exemption डिस्कस करें तो वहां पे हमने कुछ एक exemptions को छोड़ दिया था और कहा था कि हम इसको सैलरी में डिस्कस करेंगे. तो बस वही है जो हम सैलरी में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपको exemption में भी क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे भी ये आपको काम करेगा. ये देखिए जनरली क्या है कि जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं यानी कि सुपर एनुएशन, तो जैसे मैंने कहा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, खुद रिटायरमेंट ले दी, एक है हमारी कंपल्सरी रिटायरमेंट, और एक जैसे मैंने कहा स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ एक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं. और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीव एनकैशमेंट, it may be in the form of pension, it may be in the form of provident fund or other benefits, because अब हमारे पास न्यू पेंशन स्कीम है और वॉलंटरी रिटायरमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा था, उस केसेस में कोई अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये यहां पे कवर किए जाएंगे. तो ये तो हमारे आगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिसको कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो इसी के ऊपर फोकस्ड होंगे और एग्जाम में भी इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन में होगा. और वैसे भी आपको अपनी रियल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप बीकॉम करने के बाद अपने रिटर्न जो है वो सीए के पास चले जाएं भरवाने के लिए. मतलब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकें. इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है. इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इसके अलावा इन एडिशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स हियर वी विल आल्सो इंक्लूड सम रिसीट्स विच आर इंक्लूडेबल अंडर द हेड सैलरी बट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये जो एलटीसी है ये रिटायरमेंट के बाद भी या प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी मिल सकता है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10. ये सारी कुछ बातें हमारी अंडर सेक्शन 10 के अंदर ही डिस्कस होंगी. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद फिर मैं ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और अदर बेनिफिट्स की तरफ को मूव करूंगा. तो ये एक तरह से हमारे टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ओवरव्यू हो गया मेरे पास कि हमारी डिस्कशन कैसे होगी. हमने प्लान कर लिया कि अब हमारी डिस्कशन कैसे कैसे जो है वो आगे बढ़ेगी. तो मैं सबसे पहले यहां से डिस्कस करता हूं और उसमें हमारे पास है फर्स्ट इज दैट इज एलटीसी. ठीक है जी. तो हम अब आगे कहां बढ़ेंगे जी? एलटीसी की तरफ को मूव करेंगे कि एलटीसी में क्या क्या जो है वो कवर होता है. ओके. तो ये लीजिए हमारे पास एलटीसी, वैल्यू ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसको
शॉर्ट में हम बोलते हैं एलटीसी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। सबसे पहले क्या है कि ये इंप्लॉई को रिसीव होगा, लेकिन इंप्लॉई को तो रिसीव होगा, लेकिन इंप्लॉई के लिए C2C होता है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी होता है, क्योंकि सारा का सारा खर्चा कौन मीट आउट करेगा? इंप्लॉयर करेगा, आपका कंपनी करेगी, और आप जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। देखिए नाम ही बोल रहा है लीव ट्रैवल। इसका मतलब क्या है कि जब आप छुट्टी पे हैं और छुट्टी के दौरान कहीं पे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, और उस दौरान जितना भी खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे को या तो इंप्लॉयर आपको वापस दे रहा है या आप इंप्लॉयर से पहले ही ले रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं द मनी स्पेंट ड्यूरिंग ट्रेवल व्हेन ऑन लीव। जब आप छुट्टी पे हैं और छुट्टी के दौरान जब आप डिफरेंट स्टेशन पे घूम रहे हैं, और उस दौरान जो इतना भी खर्चा होता है आपका ट्रेवलिंग के ऊपर, वो सारा का सारा खर्चा कौन मीट आउट कर रहा है? वो इंप्लॉयर कर रहा है, एंड यू आर इंजॉइंग इट। इसलिए दिस इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए कॉस्ट टू कंपनी, CTC। अच्छा, अब हम ये नहीं बोल सकते आपको कि जी 50,000 सैलरी और साथ में आपको दे दिया जी LTC, ठीक है जी। तो अब हमें LTC की क्या करनी पड़ेगी? वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि वैल्यूएशन क्या होती है LTC की। तो वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो है मिलेगा किसको, टू होम इट इज एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल होता है या इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन। मेरा इसके ऊपर फोकस ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 2003-2004 से इसको अबॉलिश कर दिया, लेकिन मैंने आपको जस्ट कंपेयर करने के लिए यहां पे आपसे डिस्कशन की मैंने। सो इंडियन सिटीजन फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, ये देखो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में जो है वो एम्प्लॉय होना चाहिए, या उसका फैमिली मेंबर उसके साथ है जो कि कहां जा रहा है, वो छुट्टियों में छुट्टियां मनाने जो है वो किसी और स्टेशन पे जा रहा है और ट्रैवलिंग कर रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं कि अक्टूबर 1 1999 तक फैमिली में से पहले, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, अक्टूबर 1 1999, दिमाग में रख लीजिएगा। ऑन और बिफोर ऑल सर्वाइविंग चिल्ड्रन, आपके पास एक बच्चा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं वो सारे फैमिली की डेफिनेशन में आते थे। लेकिन अक्टूबर 1 1999 के बाद क्या हुआ? ओनली अप टू 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सिर्फ अगर 3 बच्चे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा सिर्फ वो 2 बच्चों का मिलेगा। सो अप टू 2 चिल्ड्रन कब से होगा जी? ये अक्टूबर 1 1999 के बाद। तो जरा ये एक की पॉइंट है जिसको कि मैंने आपसे शेयर किया। ठीक हो गया जी यहां से तक बात। अच्छा, फॉरेन सिटीज में फॉर एम्प्लॉइज हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2003-2004 से इसको अबॉलिश कर दिया है, इसलिए अब मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। एलिजिबल अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, कितना अमाउंट जो हो एग्जम्प्ट होगा? तो अगर तो ये इंडियन सिटीजन है, 2 जर्नीज इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years, ओके। और ये फॉरेन सिटीजन के केस में ये दिस इज अबॉलिश्ड। तो मेरा फोकस अब यहां पे रहेगा। देखिए ब्लॉक ऑफ 4 years का मतलब क्या होता है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जर्नी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ईयर्स को ब्लॉक में बांट दिया, और ब्लॉक होता है 4 साल का, 4 years ब्लॉक होता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। आजकल जैसे ये कैलेंडर, और ये कैलेंडर ईयर होता है, ये देखो कैलेंडर ईयर होता है। अब यहां ये अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 2004 से, वैसे तो बड़े पीछे से चल रहे हैं लेकिन मैं चलो 2004 से ही चलता हूं। तो 2004 से लेकर के 7 तक एक ब्लॉक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी। फिर क्या होगा 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है जी। इसी तरह से इस टाइम मैंने आपके लिए ये ब्लॉक लिख दिया है। इस टाइम जो ब्लॉक एप्लीकेबल है वो है 2020-2023, 2020-2023 वाला ये ब्लॉक चला है। इस ब्लॉक के दौरान आप एक ब्लॉक में 2 जर्नीज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2020 से लेकर के 2023, इससे पहले वाला ब्लॉक क्या हुआ जी, वो भी मैं आपको बता देता है। तो 2020
9, ठीक है जी, 20 हो गया, 19, 18, 17, तो ये 20, 18, 17, 18, 19 एंड 20, ये देखो ये इससे वाला नहीं, ये 15, ये 16 से लेकर के 19 तक का ब्लॉक है। 16, 17, 18, 19, और इससे पहले कौन सा था? 12, 13, 14, 15। ये लो जी, ब्लॉक बन गए अब आपके। ठीक है जी, बात यहाँ पे। अब इस ब्लॉक में यानी कि 4 सालों में आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये देखना है कि क्या उसने सिर्फ 2 जर्नी परफॉर्म की कि नहीं। अगर वो 2 जर्नी से ज्यादा परफॉर्म करेगा तो वो तीसरी जर्नी के ऊपर ये एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इसमें एक कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है। वो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन क्या है कि मान लीजिए कि आपने 2016 से 19 तक का जो ब्लॉक है उसमें आपने ये जर्नीज जो है वो परफॉर्म नहीं करी, तो आपको अगले ब्लॉक में से 1 साल का बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि 19 वाला आप कब तक कर सकते हैं? 20 तक कर सकते हैं। तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द 4 इयर्स। तो 16, 19 की जर्नी अगर आपकी छूट गई है तो नेक्स्ट ब्लॉक का पहला साल, ये देखो, तो 19 की जर्नी 20 में जाकर के आपका जो है ना एक ब्लॉक यहां पे यहां तक आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एग्जामिशन कितना होगा, तो एलिजिबल अमाउंट ऑफ एग्जाम। तो यहां तक बात क्लियर होगी जी। पहले ये वाले की पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर उसने एक ब्लॉक में 2 जर्नी से ज्यादा जर्नीज करी और क्लेम किया तो लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जामिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात बांध ली आपने। दूसरी बात, अगर आप उस दौरान उस ब्लॉक में अगर आप 2 जर्नीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उस केस में 1 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, वो भी नेक्स्ट ब्लॉक के पहले साल तक। उसके अंदर अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया तो भी आपकी एग्जामिशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अब आता है कि कितना अमाउंट जो है एग्जाम्प्ट होगा था। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन करंट जर्नी बाय द एम्प्लॉय ऑन हिज फैमिली ऑन शॉर्टेस्ट रूट। ये क्या चीज है, इसके लिए अब मुझे डिटेल में डिस्कशन करनी है। ठीक है जी, ये वाली जो चीज है इसके ऊपर आपको अब हमें डिटेल में डिस्कशन होगी, तभी वो आप काम तभी आप उसको न्यूमेरिकल में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये देखिए जी, अब हमारे पास ये है मेरा लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन और उसकी एग्जम्पशन। तो पहला मेरे पास क्या आ जाता है कि अगर आपने इन केस इफ यू हैव परफॉर्म्ड योर जर्नी बाय एयर, ये देखो अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो एग्जम्पशन कितनी होगी? इकोनॉमी फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम नेशनल कैरियर में इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा? एयर इकोनॉमी फेयर होगा ऑफ द नेशनल कैरियर, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब मान लीजिए आप यहां बेंगलोर जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि पहले सीधा बेंगलोर, ये नहीं कि पहले बॉम्बे फिर बेंगलोर। तो आप इधर जा रहे हैं और इसका क्लेम कर रहे हैं तो ये नहीं मिलेगा, आपको शॉर्टेस्ट रूट का मिलेगा। तो क्या होगा जी? एयर इकोनॉमी। और एयर इकोनॉमी में इस टाइम कौन सी है हमारे पास? इंडियन एयरलाइंस। आप किसी भी फ्लाइट से चले जाओ, प्राइवेट से चले जाओ, लग्जरी से चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, लेकिन आपको जो किराए की एग्जम्पशन होगी वो होगी इंडियन एयरलाइंस की। तभी मैंने लिखा एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ द, क्योंकि ये तो नेशनल कैरियर है और एयर इकोनॉमी फेयर है, और साथ में आपको मैंने बता दिया शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है जी। तो अगर आप जर्नी इन केस मोड ऑफ ट्रेवल क्या है, देखिए बाय एयर, यहां तक बात क्लियर है। अब मान लीजिए आप बाय ईयर नहीं जा रहे हैं और चिल्ड्रन का मैंने बता दिया, फैमिली मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया। अब आप जा रहे हैं जर्नी बाय रेल ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो एग्जम्पशन होगी एसी एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। ये देखिए, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर ट्रेन फेयर। ठीक है जी, क्योंकि अब ट्रेन में जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं है, इसलिए आपको एसी फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा। ठीक है जी। यहां पे
अच्छा, अब यहाँ पे भी ये शॉर्टेस्ट रूट, ये नहीं कि आप यूं जा रहे हैं यूं जा रहे हैं, आपका जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका जो एसी का फर्स्ट क्लास का ट्रेन फेयर होगा उतना अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, अब आपको मान लीजिए कि अब आप जा रहे हैं, ना तो इससे जा रहे हैं ना इससे जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं रोड ट्रेवल से। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इज नोन हियर मींस, यानी कि आप के पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन, आपको पता है। एग्जम्पशन, द लोअर क्या फेयर between first class or equivalent fare of public transport mode and actual amount spent। अब यहां पे क्या है, अब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब जैसे मान लीजिए हिमाचल है, हिमाचल में जो है वो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एचआरटीसी। तो किसका फेयर होगा, लोएस्ट फेयर बिटवीन द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए फर्स्ट क्लास एचआरटीसी का क्या है, हिमसुत्ता, जो वॉल्वो बसेस चल रही हैं, ठीक है जी। हिमसुत्ता क्या है जी, हमारी फर्स्ट क्लास ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप जाइए प्राइवेट से, लेकिन आपको क्या होगा, एग्जम्पशन किसकी मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो आपका फर्स्ट क्लास होगा, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, या दोनों में से। अब हिमसुता का किराया जो है वो 1000 रुपए, आपको मिल रहे हैं मान लीजिए 1100 रुपीज, तो एग्जम्पशन आपकी सिर्फ होगी 1000। अगर आपको मिल रहे हैं 900 तो नेचुरली एग्जम्पशन कितनी की होगी, 900 होगी। तब होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इनफॉर्मल, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, और आप जो है वो जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं बाई एनी मोड, तभी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन। यहां पे हमें पता ही नहीं है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इनफॉर्मल है, तो उस केस में, और ना ही आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, द लोअर फेयर बिटवीन फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन फेयर एंड एक्चुअल अमाउंट स्पेंड फॉर शॉर्टेस्ट रूट। यहां भी शॉर्टेस्ट रूट तो हमेशा लगेगा। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है तो रेलवे का एसी का किराया या जो आपका एक्चुअल अमाउंट आपने स्पेंड किया है, इन दोनों में से जो लेसर होगा द शॉर्टेस्ट रूट, उतना अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होगा। तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गया जी। लीव ट्रेवल एग्जम्पशन, बाय एयर जाइए, ट्रेन से जाइए या रोड से जाइए, उस केस में यहां पे एयर इकोनॉमी फेयर होता है, यहां फर्स्ट क्लास एसी फेयर होता है, यहां पे आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में आपने ये फर्स्ट क्लास का जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो एक्चुअल अमाउंट आपने स्पेंड किया, वो यहां पे आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इनफॉर्मल है, तो उस केस में एसी फर्स्ट क्लास एयरफेयर और एक्चुअल अमाउंट यू हैव स्पेंट विच एवर इज लेस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। मुझे लगता है कि अब आपका यहां तक जो है अमाउंट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर आपको एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, mode of travel is in case of journey by air economy fare of a national carrier by the shortest route to the place of destination। ठीक है जी। अब आप यहां से गोवा जा रहे हैं तो शॉर्टेस्ट रूट ही आपने लेना है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इन केस ऑफ जर्नी बाय रेल, एसी फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। लो जी, ये एग्जम्पशन हो गया। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ रोल फैसिलिटी बट वेयर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिंग सिस्टम एग्जिस्ट। अब आप मान लीजिए कि आप हमीरपुर से जा रहे हैं गोवा, तो हमीरपुर इज नॉट कनेक्टेड विद द रेल, तो वहां ऊना से होगा। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर विच एवर इज लेस बाई ए रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जिसको मैंने हिमसुता आपसे बात करी थी। इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां है ही नहीं है, तो अमाउंट इक्वल टू एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर। और इन केस ऑफ जर्नी परफॉर्म बाई एनी मोड, कुछ भी नहीं है यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट इक्वल टू द एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर। इतना अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बाकी का होगा वो आपका टैक्सेबल, दैट वुड बी टेकन हियर एज टैक्सेबल पोर्शन। ठीक है जी। तो अब हमारे पास हमने क्या डिस्कस कर लिया, तो हमने कहा इन एडिशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स हियर वी विल आल्सो इंक्लूड सम रिसीट्स व्हिच आर इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी बट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। अब आपको एलटीसी जो है वो क्या हो सकता है,
प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी मिल सकता है। तो इसका मतलब आपने वहां उस फर्म को क्या छोड़ रखा है, तो इट मे बी द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स आल्सो, और इट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द, क्योंकि उस टाइम अभी तक वो जॉब में चल रहा है। पर ये किसमें कवर हुआ? अंडर सेक्शन 10। तो उसके बाद अब हम कहां मूव कर जाएंगे? अब हम मूव करेंगे जी ग्रेच्युटी की तरफ को, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए जी, ग्रेच्युटी सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि ये ग्रेच्युटी है क्या चीज है। ठीक है जी, कि ये ग्रेच्युटी होती क्या है। तो चलिए जी पहले हम ग्रेच्युटी की बात करते हैं। देखिए ग्रेच्युटी जो है ना, ये वर्ड अगर मैं कहूं तो ये ग्रेटिट्यूड वर्ड से निकला है, और ग्रेटिट्यूड वर्ड जो है वो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, थैंक्स करते हैं। वी आर थैंकफुल टू यू। और ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के। अब इसका मतलब वो थैंक्स कैसे कर रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का थैंक्स कर रहा है बाय गिविंग सम मनी। किस लिए कर रहा है? कि भैया आपने हमारे साथ काम किया, बड़े लंबे टाइम तक के लिए किया, और आपकी सर्विसेज जो है वो कमेंडेबल थी, आप लॉयल थे हमारे बिजनेस की तरफ से। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि ग्रेच्युटी मींस दैट इज अ टोकन ऑफ लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। ठीक है जी, टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। इसलिए उसके बदले में क्या दिया जाता है? ग्रेच्युटी। और आपको यह भी बता दिया हमने कि ग्रेच्युटी वर्ड कहां से कब आया है, दैट इज फ्रॉम द वर्ड ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? हम इसको DCRG बोलते हैं। DCRG का मतलब है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ऐसा क्यों है? बिल्कुल बात करेंगे हम। क्योंकि ये जो रिटायरमेंट है, ये जो अमाउंट है आपका, वो कब कब मिलेगा वो बिल्कुल आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले है कि ये अमाउंट आपको एम्प्लॉय को किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला। क्योंकि वो डेथ के बाद मिलेगा या रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इन दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम मिल जाएगा। रिटायरमेंट पहले हो गई या डेथ पहले हो गई, और अमाउंट आपको मिल गया। अगर वो जो अमाउंट मिल गया आपको, तो या तो वो पार्शली या फुली एग्जम्प्ट होगा फ्रॉम द टैक्स। लेकिन ये फुली और पार्शली कैसे डिटरमाइन करेंगे? बिल्कुल डिटरमाइन करेंगे। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पार्शियली एग्जम्प्ट है या फुली एग्जम्प्ट है। बिल्कुल ये बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का। कौन सा ओकेजन है टू रिसीव द ग्रेच्युटी? जब आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई। तो चलिए जी, ओकेजन्स टू रिसीव ग्रेच्युटी। तो पहला है आपके पास एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब, जब आपने जॉब छोड़ दी। जब जॉब छोड़ दी तो कैसे जॉब छोड़ सकते हो? एक तो है आपका सुपर एन्युएशन एज आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यू रिटायरमेंट। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है जिसकी भी 60 साल हो गए उसको सुपर एनुएट कर दिया जाएगा। कई जगह पे 65 है, तो वहां पे कुछ एक एम्प्लॉइज को तो हम 65 को क्या बोलेंगे? स्टैच्यू रिटायरमेंट। उसको बोलते हैं हम व्हेन वी विल अटेन दैट एज, व्हेन वी विल अटेन द एज ऑफ 50 years you will get superannuated. It means you are leaving your job. When you will attain the age of 60 years, automatically you would also be leaving that job. क्लियर होगी जी बात। एक है हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट, जब आप क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। अभी तक आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया? उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो आप रिजाइन के टाइम में आपको क्या मिलेगी? ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेच्युटी, इसमें एक कंडीशन है कि आपको कम से कम 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विसेज जो हैं, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया उस डेट से लेकर के जिस दिन आपने रिजाइन किया या जिस दिन आपको सुपर एनुएट हुए, कम से कम आपको एक एम्प्लॉयर के साथ 5 साल जो कंटिन्यूअस जॉब होनी चाहिए। तभी मैंने बोला लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। अगर लॉन्ग सर्विस, इसको यहां पे हमने 5 years ले लिया। ठीक है जी। तो ये किसको मिलेगा जी? ये तो बिल्कुल एम्प्लॉय को मिलेगा, क्योंकि अभी तो वो सरवाइव कर रहा है। अब अभी वो सुपर एनुएट हुआ है या वॉलंटियर रिटायरमेंट हुई है, रिजाइन किया है। सो क्लियर है जी। दूसरा है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अब मान लीजिए कि डेथ ऑफ द एम्प्लॉय है। अगर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय में ये 5 साल की जो कंडीशन है वो नहीं होती, अगर एम्प्लॉय की डेथ ही हो जाती है, तो फिर वो अमाउंट किसको मिलेगा? वो तो जी लीगल हीयर को मिलेगा। जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसको मिलेगा, एम्प्लॉय को तो नहीं मिलेगा। यहां एम्प्लॉय को मिलेगा। सो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हीयर्स। जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा।
तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया कि डेथ कम रिटायरमेंट क्यों बोलते हैं। डेथ के केस में एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो उसके लीगल हियर में होगा। अगर वो रिटायर हो जाता है तो मतलब जॉब छोड़ देता है, और जॉब छोड़ने का मतलब होता है सुपर एनुएशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने आप साथ में ये भी डिस्कस किया, इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय। चलिए जी, हम पहले एम्प्लॉय को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक है हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर अब आपने न्यूमेरिकल में देखना है कि कैसा एम्प्लॉय है, और यहां आपने देखना है कि डेथ के टाइम है या किसके टाइम में है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने 5 साल की कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, ये बात आपने जरूर देखनी है। गवर्नमेंट के केस में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, चाहे लोकल अथॉरिटी नगर पंचायत का है, तो इन सबको जो है किसके अंडर कवर कर दिया गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट का मतलब है जो यहां पे नहीं आए, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज में हम इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसको भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि यहीं से हमारा जो है इनकम टैक्स की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। पहला है एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट बट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और दूसरा है द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो दो तरह के एम्प्लॉय हैं। अब पहले क्वेश्चन रही होता है कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का मतलब क्या होता है, और कौन से ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि इसमें कवर होते हैं। बिल्कुल आप आपसे ही बात करते हैं। देखिए हुआ क्या कि ये एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के लिए कि वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक ग्रेच्युटी एक्ट, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के केस में जो है वो ज्यादातर लोग जो है उनको ग्रेच्युटी पे नहीं करते, तो उनका भी तो फ्यूचर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो उनको मिल रहा है, तो उनको भी ग्रेच्युटी मिले, इसलिए 1972 में एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बनाया गया। तो अब वो जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, जनरली मैं अगर आपको मैं बताऊं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कवर किया है, यानी कि जो सीजनल एम्प्लॉयज हैं उनको कवर किया है। और जो सीजनल एम्प्लॉयज हैं और तो उनको जो है वो आपको वेजेस, सॉर्ट ऑफ वेजेस मिलती है। तो इसमें कौन, और जो नॉट कवर्ड अंडर है वो अदर देन होंगे। वो कौन से हैं ऐसे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये एप्लीकेबल है इन एंटिटीज में। फैक्ट्री होगी, माइन होगी, ऑयल फील्ड हो गया, प्लांटेशन है, पोर्ट एंड रेलवे कंपनीज है। ये इन कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने कंसर्न को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर जो है रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी है ये, और रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इन कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे वुड बी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ठीक है जी। या फिर एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के अंदर जो है उसको शॉप या एस्टेब्लिश माना गया, लेकिन जिसके एम्प्लॉय जो हैं 10 या मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, 10 या 10 से ज्यादा के, जिसके पास 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे उसको भी ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होना पड़ेगा। इसलिए इनके एम्प्लॉयज को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। मुझे लगता है यहां तक अब आपकी बात क्लियर होगी कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब क्या होता है। और जो इससे अलग हैं, एक तरह से ये कौन से आ गए जी, कैजुअल एम्प्लॉयज आ गए। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं वो होंगे नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। लो जी, ये बात क्लियर होगी जी अब आपके पास कि कौन से एम्प्लॉयज नॉन गवर्नमेंट के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होंगे और कौन से नहीं होंगे। कई बार आपको न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि एम्प्लॉय आर कवर्ड और एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो आपको देखना है वहां पे कहीं कैजुअल वर्कर तो नहीं दे रखा है, तो उस केस में अब आपको, क्योंकि दोनों की जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगी, अगर डिफरेंट होगी तो इसलिए आपको ये है जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, क्या इसके अंडर कवर हो रहा है या इसके अंडर कवर होगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हमें इसकी जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, अब आपके पास ये है हमारी ग्रेच्युटी, और जो हमारे पास ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंडर जो है वो कवर होती है। अब आप एग्जम्पशंस में भी आप अपने आप को अपडेट करते हैं। एक तो आ गया जी, व्हेन द ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस। अगर आप ग्रेच्युटी ड्यूरिंग, अभी आप जॉब में ही हैं
और उस दौरान अगर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा आपको एक ग्रेच्युटी का अमाउंट जो है दे दिया जाता है, तो ध्यान रखना दिस इज फुली टैक्सेबल, इसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। दूसरा है रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, या तो डेथ के टाइम या रिटायरमेंट, ये अब आपको सारी बातें क्लियर है। तो उसमें हमने कहा कि रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट और डेथ, अगर तो वो इंप्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, ये लोकल अथॉरिटी का इंप्लॉय है, तो उसके केस में तो दिस अमाउंट वुड बी फुली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर जो है दैट इज एग्जम्प्टेड। तो अब आप उम्मीद करेंगे जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्योंकि सीधा ही है इसमें एग्जम्पशन। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बिल्कुल किया जी। एक कौन सा, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और दूसरा हमने कवर किया नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये देखिए नॉट। अब आपको ये भी नॉलेज है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो कवर होता है, कौन सा एम्प्लॉय कवर नहीं होता। ओके, तो अगर वो पहले इसकी कंडीशन बात करते हैं, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की हम बात करेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये कैलकुलेशन आएगी वहां पे, इनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा कौन सा, पहला, दो तीन अमाउंट आपने कैलकुलेट करें। एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज ग्रेच्युटी, ये रेडीमेड होगा आपके पास। दूसरा है आपको स्टैच्यूटरी लिमिट, नोटिफाइड लिमिट, जो नोटिफाई हर बार चेंज होती रहती है। इस बार जो चेंज हुई है वो है 20 लाख रुपीज, लेकिन साथ में 10 लाख रुपए भी है। तो आप में से 10 लाख कौन सी है, 29 मार्च 2018 से पहले ये लिमिट 10 लाख थी, लेकिन अब ये 19-20 में जाकर के ये हो गई 20 लाख। तो आपको देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि स्टैच्यू लिमिट अब 10 से कितनी हो गई, 20 लाख हो गई। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लेकिन मैंने की पॉइंट बीच में डाल दिए। अब आपको दिखाना होगा कि सैलरी का मतलब क्या होगा। देखो सैलरी के साथ डीए होगा, लेकिन साथ में होगा जो आपने सैलरी, जिस डेट को आप क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, बेस्ड ऑन उस दौरान जो आपको लास्ट सैलरी मिलेगी, डीए के साथ जो लास्ट सैलरी होगी वही सैलरी माननी है आपने। ये सबसे की पॉइंट है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने से पहले अगर होगा तो उसको आपने इग्नोर करना है, लेकिन 6 महीने से ऊपर वाले को 1 साल माना गया है। तो अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट, अगर 6 महीने से कम होगा तो पीछे वाली फिगर होगी। यहां तक बात क्लियर है जी। और नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ टू बी टेकन दैट इज 26। तो मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे, पीरियड ऑफ सर्विस यहां से आएगा, एवरी कंप्लीट ईयर सर्विस, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 6 महीने वाली जो कंडीशन है उसको आपने देखना है कि 6 महीने से कम है या 6 महीने तक, पीछे वाली फिगर, जैसे मान लीजिए 15 साल 6 महीने तो आपने 15 लेने हैं। अगर मान लो 15 साल 7 महीने तो आपके 16 बन जाएंगे। ठीक है जी यहां पे। अच्छा, अब क्या है कि क्योंकि मैंने बताया था ना आपको अनऑर्गेनाइज्ड है, कैजुअल वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, तो यहां पे कितने डेज लेने हैं आपने, 26 डेज लेने हैं। 4 संडेज उसने छुट्टियां जो है निकाल दी हैं। तो आपने क्या करना, पीरियड ऑफ सर्विस आ जाएगा, ये आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। सैलरी कौन सी होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, जिस दौरान आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, और 15 डेज है तो 15 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि महीने में कितने होंगे, 30 नहीं होंगे, यहाँ 26 दिन होंगे, ध्यान रखना जरा। पीरियड ऑफ सर्विस इंटू सैलरी इंटू 15 बाई 26, ये वाला इसको मैंने शॉर्ट में बना दिया। अगर इस तो इससे आपकी तीसरी फिगर आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे पहली फिगर आ गई जी 10,000 रुपए, दूसरी फिगर आ जाए तो ये तो 20 लाख रुपए आ जाएगी, तीसरी फिगर आ जाती है आपके पास 16 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए लेता हूं मैं। तो क्या होगा, इन तीनों में से सबसे कम फिगर क्या, 10 लाख। तो जितनी मिली उतनी ही आपकी एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि ये तीनों में से ये फिगर जो है सबसे कम है। यहां तक आपकी बात क्लियर होगी शायद। तो अगर नहीं क्लियर हुई है तो चलिए मैं अब आपके साथ इसको भी शेयर कर लेता हूं। देखिए इसका एक हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972,
और ये मैं कह रहा हूं कि ये 15 मार्च 2018 को जो है वो रिटायर हो रहे हैं, उनको ग्रेचुटी का अमाउंट मिल रहा है। ठीक है जी, यहां पर तक ओके। तो अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 3 केसेस लिए हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन लिख दिया मैंने 30,000 पर मंथ, यहां 90,000 पर मंथ है, यहां 45,000 पर मंथ है। डीए लास्ट ड्रॉन 6,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस जो उसने की रेडीमेड है, कई बार आपको कैलकुलेट करनी, 15 ईयर्स 4 मंथ, 15 साल 4 महीने, यहां पे 20 साल 6 महीने, ये 15 साल 7 महीने कर दिया। ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, इसको 3 लाख मिल रही है या 12 लाख मिल रही है या 7.5 लाख रुपए मिल रही है। अब आपको कहता कैलकुलेशन करनी है, कोई बात नहीं, अभी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो सोल्यूशन आ गया आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, आप उसके बाद शॉर्ट में भी कर सकते हैं। केस 1 में सबसे पहले मैं करूंगा सैलरी लास्ट ड्रॉन, मैंने अभी आपको बताया बेसिक प्लस डीए, तो क्या होगा जी 30,000 और 6,000 रुपए, 36,000 पर मंथ हो गया। यहां पे 90,000 प्लस 15,000 1,05,000 हो गया। यहां 45,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 60,000 हो गया। पीरियड ऑफ सर्विस मैंने आपको बताया था मंथ्स, अब देखिए 6 महीने से कम है इसलिए मैंने सिर्फ 15 साल लिए। यहां 6 महीने ही हैं तो ये भी 20 साल होगा, 6 महीने से ज्यादा होने चाहिए। और यहां 15 साल 7 महीने इसलिए मैंने इसको कितना कर दिया 16 साल कर दिया। हाँ जी, ये क्लियर हो गया जी 3 सिचुएशंस में। अब तीसरी फिगर जो मुझे कैलकुलेट करनी है दैट इज 15 डेज सैलरी। अब 15 डेज सैलरी का मतलब हो गया 15/26 इंटू 36,000 इंटू 15, ए एंड बी कर दिया मैंने, ए एंड बी। ठीक है, तो अब मैं जैसे इन्हें कैलकुलेट किया 15/26 इंटू 36,000 इंटू 15, तो मेरी फिगर आ गई 3,11,538। अब यहां पे मेरी जो एग्जम्पशन होगी वो कितनी होगी, तो मेरे पास 3 फिगर्स आ गई। क्या एक्चुअल, पहली फिगर क्या है एक्चुअल, एक्चुअल मुझे कितना मिला 3 लाख, एक्चुअल मुझे मिला 3 लाख। दूसरा है मेरा स्टैच्यू लिमिट, कब रिटायर हुआ 15 मार्च 2018, और आपको 29 से पहले कितना है 10 लाख रुपए है। और तीसरा मेरे पास आ गया 15 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, वो कितना आ गया 3,11,538। इन तीनों में से विच एवर इज लेस, तो लेसर फिगर कितनी होगी 3 लाख रुपीज। तो अब ग्रेचुटी टैक्सेबल कितनी होगी, ग्रेचुटी रिसीव्ड माइनस ये आ गया जी 3 लाख रुपए, तीनों में से जो लेसर फिगर है 3 लाख रुपए आ गया। तो क्या हो गया एक्चुअल कितना मिला आपको 3 लाख, और एग्जम्प्ट भी कितना हो गया 3 लाख, इसलिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9 लाख। पहला केस क्लियर है जी। आज ये दूसरा स्केल, आपको लास्ट सैलरी ड्रॉन इतनी होगी, पीरियड ऑफ सर्विस 20 ईयर्स हो गया। अब 15 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 15/26 इंटू 1,05,000 इंटू 20 ईयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिगर ये आ जाएगी। अब आप आ जाओ यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल कितना मिला मुझे 12 लाख मिला जी। ठीक है, स्टैच्यू लिमिट कितनी है जी 10 लाख है, क्योंकि 20 लाख किसके लिए होती है 29 मार्च 2018 के बाद वाला है, तो ये वाला जो अच्छा। तीसरा मेरे पास क्या आ गया 15 डेज सैलरी फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 12,11,538। इन तीनों में से विच एवर इज लेस वो एग्जाम्प्ट होगा, तो सबसे लेसर फिगर कितनी है 10 लाख। आपको मिली कितना मिला जी ग्रेचुटी रिसीव्ड 12 लाख, ठीक है जी, और एग्जम्पशन कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया जी 2 लाख रुपीज। हाँ जी, ये भी क्लियर हो गया आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ अब आप यहाँ पे 60,000 16 ईयर्स, तो 15 डेज सैलरी 15/26 इंटू 60 इंटू 16 ईयर्स, ये कितना हो गया 5,53,845। ओके, तो आ जाइए जी, अब हम एग्जाम्पशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल कितना मिला 7,50,000, पहला आ गया। दूसरा आपके पास क्या आ गया स्टैच्यूटरी लिमिट, स्टैच्यूटरी लिमिट कितनी है जी 10 लाख रुपीज। और तीसरा मेरा
जो कैलकुलेशन करी है मैंने 5,53,845 हो गई। तो विच एवर इज लेस, तो यहां पे मेरा जो लेसर फिगर है वो कौन सा है, ये है जी 553,845। तो एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी, 750 मुझे एक्चुअल मिल रहा है, और इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, ये लो 7,50,000 रुपीज एक्चुअल, एग्जाम्पशन कितने मिली, ये लेसर फिगर है 553,845। तो टैक्सेबल कितना हो गया 196,155। अब मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बाद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ जी मेरे पास, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज ग्रेचुटी, ठीक है। दूसरा था मेरा 20 lakhs, लेकिन क्या था, मार्च 29, 2018 से पहले 10 लाख था, उसके बाद ये 20 लाख है, इसलिए मैंने जानबूझ करके यहां 10 लाख यूज किया। आप 20 लाख करिएगा अगर डेट देख करके। और 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और अब आपको ये भी आ गया होगा याद कि पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months कैसे इग्नोर करना है। नंबर ऑफ डेज इन मंथ कितने लेने हैं, 26 लेने हैं। तो पीरियड ऑफ सर्विस इन सैलरी इंटू 15/26 मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। इन तीनों में से जो लेसर फिगर होगी दैट वुड बी एक्सम्प्टेड। ओके, अब आ जाइए आप, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास कि द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये कैजुअल नहीं है, व्हाइट कॉलर हो सकता है, ये आपके पास ब्लू कॉलर हो सकता है। तो यहां पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 3 के अंडर है, ये 2 के अंडर था, ये फुली एग्जाम्प्ट 1 के अंडर था। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज ग्रेचुटी, पहला अमाउंट रेडीमेड मिल जाएगा। स्टैच्यू लिमिट इज 20 lakhs, ये देखो 10 लाख प्रायर टू, ये डेट ध्यान रखना। अब यहां पे आपके पास क्या आएगा, हाफ मंथ सैलरी। यहां क्या था 15 डेज है, यहां हाफ है, हाफ है, इसका मतलब उसको मंथली सैलरी मिलती है, यहां हो सकता है दिहाड़ी के हिसाब से मिल रही है। लेकिन यहां पे अब सैलरी का मतलब डिफरेंट होगा, यहां लास्ट ड्रॉन थी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी। जिस डेट को रिटायर हुआ उससे पीछे के 10 महीने की आपको जो सैलरी मिल रही है उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से आपने 10 से अगर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और ध्यान रखना यहां पे आपने जो बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जो मंथ है ना कंप्लीट ईयर्स, यहां मंथ को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। यहां तो हम कर रहे थे, यहां मंथ को आपने इग्नोर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब आप 10 महीने की सैलरी में क्या लेंगे, सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक हो गई जी बात यहां पे। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ कितने लेने हैं आपने, 30 लेने हैं। तो इसका मतलब 1/2 भी कर सकते हैं एक महीने की सैलरी। यहां तो आप 26 लेकर रखे, 30 डेज नहीं था, यहां 30 है। मंथ्स आर इग्नोर्ड। एक ध्यान रखना, मान लीजिए कि वो दिसंबर में रिटायर हो रहा है, तो जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ देना आपने पिछले 10 महीने की कैलकुलेशन किससे करनी है, नवंबर से करनी है। तो फरवरी टू नवंबर हुआ, और फरवरी टू नवंबर में जो आपकी सैलरी मिल रही है आपको क्या, बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, उसको आपने 10 से हर महीने जितनी सैलरी मिल रही है उसको 10 प्लस करना, फिर 10 से डिवाइड करना, आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास हाफ मंथ सैलरी आ जाएगी। इन तीनों में से जो लेसर फिगर होगी दैट वुड बी टेकन हियर एज एक्सम्प्टेड, और बाकी जो है आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई जी आपके पास। ओके, अगर यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे अब इसकी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। देखिए, अब ये है सी इज एन एम्प्लॉय, सी इज एन एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड। He is not covered by the Payment of Gratuity Act 1972. He retires from the company on March 31st, 2020. देखना जरा, इसका मतलब यहां 20 लाख की लिमिट लगेगी। He is paid ₹6 lakh as gratuity at the time of his retirement. जिस डेट को रिटायर हो रहा है उस डेट को इस डेट को उसको 6 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल रही है। He furnishes the following additional particulars to compute the amount of gratuity exempt from tax for the assessment year 2021.
क्या हुआ जी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कंपनी, उसने कब ज्वाइन किया, 1997, जनवरी 1 1997। बेसिक पे फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, यानी कि आपको इजी कर दिया, 60,000 पर मंथ, एक ही सैलरी मिल रही है। डीए पार्ट ऑफ सैलरी 20% ऑफ द बेसिक पे। कमीशन 30,000 पर मंथ। देखिए यहां टर्नओवर नहीं है, इसलिए सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। याद आ गया आपको, पहले भी आपसे डिस्कस करी थी मैंने। ग्रेजुएट रिसीव्ड ऑन जुलाई 31 2019 60। देखो एक ये अमाउंट मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। भाई वो रिटायर कब हो रहा है, मार्च 31 को, और उससे पहले वो उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट मिल रहा है 60,000 रुपए। जरा ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, यही जो पॉइंट है वो आपको कंफ्यूज करते हैं जो। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए। तो यहां पे मैं 10 महीने की सैलरी, उसने बोला 60,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है पिछले 10 महीने से, तो 10 इंटू 60,000 प्लस, क्योंकि सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक पे प्लस डीए प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं आएगा, यहां नील आएगा। क्यों नील आएगा, अभी आपको बताया मैंने। तो कितना हो गया जी, 7,20,000 रुपीज। पीरियड ऑफ सर्विस कैसे होती है, रिटायरमेंट डेट माइनस ज्वाइनिंग डेट। यहां आपको आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएंगे आपके 23 ईयर्स, क्योंकि मंथ को हमने यहां इग्नोर करना होता है। हाफ मंथ सैलरी कितनी होगी, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 10, एवरेज बन गई। 30 किया तो आधा महीना हो गया, तो ये कंप्लीटेड ईयर सर्विस कितना हो गया जी, 8,28,000। तो इन तीनों में से जो भी लेसर फिगर होगी, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पशन की कैलकुलेट, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल अमाउंट कितना मिला जी, 6 लाख रुपए। स्टैच्यू लिमिट कितनी है, 20 लाख, क्लियर हो गया। हाफ ऑफ द सैलरी फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, वो हमने ये कैलकुलेट करी जी, 8,28,000। इनमें से जो सबसे छोटी फिगर है वो कौन सी है जी, 6 लाख रुपए है, तो कौन सी हो जाएगी, ये एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो टैक्सेबल ग्रेजुएटी कितनी होगी, आपको मिला कितना, 6 लाख रुपए। यहां से कितना निकल गया है, 6 लाख रुपए, इसका मतलब यहां क्या होगा, नील हो गया। लेकिन जो ग्रेजुएटी आपको 60,000 रुपए रिटायरमेंट के टाइम में, रिटायरमेंट से पहले अगर आपको मिली है, तो आपने अभी अभी डिस्कस किया है, ग्रेजुएटी टू बी 60,000 रिसीव्ड बिफोर रिटायरमेंट, दैट इज फुली टैक्सेबल। तो ये दोबारा से अब हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए। तो क्या हुआ जी, लिस्ट ऑफ अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज ग्रेजुएटी, स्टैट्यूटरी लिमिट, हाफ मंथ सैलरी, ये सारे की पॉइंट्स हैं, बस ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लेकिन लास्ट 10 मंथ्स में जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ देना, उससे पिछले 10 महीने। नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ टू बी टेकन 30, और यहां पे मंथ्स आर टू बी इग्नोर्ड। इसलिए लिखा मैंने 10 मंथ्स में इमीडिएटली प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हैं उस महीने को आपने नहीं लेना, उससे पीछे के महीने को आपने ले लेना है, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, कहां क्या है ये, ग्रेजुएटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस। अभी क्या किया हमने, फुली टैक्सेबल, क्योंकि अब वो रिटायर नहीं हुआ था। अगर रिटायर नहीं हुआ था तो वो क्या हो गया, आपका फुली टैक्सेबल हो गया जी। यहां तक भी मुझे लगता है कि अब आपको ग्रेजुएटी में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। तो अभी तक हमने टैक्सेबिलिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कौन सा कवर कर लिया, ग्रेजुएटी कवर कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे वाले जो है वो नेक्स्ट जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो